नमस्कार, जय जोहार। IND 24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं और इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर बालाकृष्णा। डॉक्टर बालाकृष्णा के साथ ये चर्चा करने का मूल मकसद है कि जिस तरीके से लगातार जिस कोरोना के बाद नए वेरिएंट और नई एक वायरस को लेकर लगातार लोगों में भ्रम फैला हुआ है, एक तरीके से लोग कंफ्यूज हैं, इसे किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, किस तरीके से इसके लक्षण दिखाई देते हैं और एक्चुअली इस बीमारी का या इस वायरस का नाम क्या है, इन सारे मुद्दों पर हम डॉक्टर बालाकृष्ण से पूरी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में आपका। तो सर, इस शो का मेन बेसिक मोटो ही है कि हमें लोगों को जागरूक करना है कि ये वायरस कैसा है, क्या है, इसके बचाव क्या है। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल यही है आपसे कि इस वायरस का नाम क्या है और ये वायरस कैसा है। जैसे इस वायरस का नाम खुद सजेस्ट करता है, ह्यूमन मेटानिमो वायरस जी। ये एक ग्रुप ऑफ वायरस होते हैं जिसमें इस वायरस में, वैसे तो ये वायरस बहुत सालों से हमारे क्षेत्र में है, ना सिर्फ मतलब वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो जी। क्योंकि ये वायरस की टेंडेंसी होती है नए नए नामकरण होते रहते हैं अलग अलग समय के हिसाब से, क्योंकि जो चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से। तो इसका खास नाम है ह्यूमन मेटानिमो वायरस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HMPV कहा जाता है जी। सर, पहले ये वायरस कहाँ और कब डिटेक्ट किया गया था, कब मिला था ये वायरस? सबसे पहले ये वायरस मिला था 2001 में, नीदरलैंड में मिला था। और ये डच के एक साइंटिस्ट ने इसकी इजाद की थी, इस वायरस का नाम दिया था। ये एक बहुत कॉमनली बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ था नीदरलैंड में, एक समय की बात है, 2001 से पहले की बात है जी। और उसको ये माना गया था कि ये बर्ड से आया है। ओके। तो बर्ड से ओरिजिन, ये एक ऐसा वायरस है जो समय समय पर अपने संरचनाएं बदलते रहता है। सर, जैसे कि वायरस आप बता रहे हैं इसका इजाद किया गया था, ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से ये वायरस वहाँ रहने की बजाय यहाँ तक फैल जाता है? तो इसमें कोई लापरवाही हो जाती है या किसी तरह की प्रॉब्लम? ये आता कैसे है सर? ये सबसे ये बेसिकली जितने भी वायरस होते हैं जी, इनकी टेंडेंसी होती है बदलने की जी। वो हर साल बदलते हैं, हर साल अपने आप को मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं। और जैसे जैसे वो ट्रांसमिट होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसकी जो संरचनाएं हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर है जी, ये भी बदलती रहती हैं। अच्छा। सो ये वायरस होता कैसा है, जैसा भीड़ भाड़ वाली जगह या किसी ने छींक दिया, खांस दिया, जैसे हम कोविड के बारे में जानते हैं, ठीक उसी तरह ये वायरस भी फैलने की टेंडेंसी रखते हैं। ये वायरस किस उम्र के लोगों को ज़्यादा डिटेक्ट करता है और कितना सीरियस है सर? क्योंकि ये मेन लोगों को ये पता चला है कि शायद ये सिर्फ बच्चों में होता है, तो कहीं ना कहीं जो बड़े हैं वो कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि हमें नहीं होगा। तो ये क्लियर करिए आप सबसे पहले। HMPV वायरस जो है, जनरली जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे छोटे बच्चे, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, और वयस्क में जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर हैं, बड़ों में, बुजुर्गों में, उन लोगों में ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ कुछ लोग जो इनकी इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज फेज कहा जाता है, जैसे कुछ स्पेशल ड्रग्स लेते हैं जो स्टेरॉइड्स पर रहते हैं लंबे समय तक, ऐसे कई बीमारियां होती है जिसमें लेनी पड़ती है स्टेरॉइड्स वगैरह। और कुछ इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स जिनको भी गठियावात भी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कीमोथेरेपी चल रही है, कैंसर्स हो रहे हैं, तो इन सभी को, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जिनको पहले कभी किडनी की डिसीज़ हुई है, लीवर की, लंग्स की, लंबे समय से लंग्स की बीमारी है, या स्ट्रोक हुआ है, ये सारे ग्रुप के लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में आते हैं। इन लोगों में भी ये जितने भी वायरस हैं, खासकर HMPV की बात करें, क्योंकि हम उसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं अभी, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो सर, क्या बच्चों को जल्दी डिटेक्ट कर लेता है ये वायरस, ऐसा कुछ है? अब बच्चों में ये ज़्यादातर होता है, जिनकी उम्र 5 साल से कम है उन लोगों को ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो खासकर जैसे अभी आपने कई जगह पढ़ा भी होगा, न्यूज़पेपर में भी आया है कि 9 महीने के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को, खासकर इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, चेन्नई, गुजरात, ये सब जगह
ये फैला हुआ है। जहाँ पे इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट की फैसिलिटीज़ ज़्यादा है उस एरिया में पहले पहुँचता है। सर इस वायरस से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बेसिकली हमें इसमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए, जब भी इस टाइप के अलर्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, क्योंकि हम बेसिक्स को जान चुके हैं। जी। हमने कोविड के समय एक दौर ऐसा देखा था जो दैट वाज अ डिवास्टेटिंग फेज फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। सो सब जानते हैं वायरस से बचने के लिए बेसिक उपाय क्या है। एक सोशल डिस्टेंसिंग प्लस हैंड हाइजीन प्लस आपके जितने भी क्राउडेड एरिया में जाते हैं तो छींकने की खांसने की जो टेंडेंसी है, कैसे प्रिकॉशन करते थे 4 साल पहले, वो प्रिकॉशन आसानी से की जाए। इसके साथ साथ समय पे अच्छा भोजन करें, हेल्दी भोजन करें, जंक फूड से बचें, पानी अच्छी क्वांटिटी में पानी पिए। सो इस तरह से अपने हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन को अच्छा रखें तो इससे हम आसानी से बचा जा सकता है। सर आपने जिक्र किया कि कोविड एक ऐसा समय था, हमें बहुत सारी चीज़ें बता कर गया है, सिखा कर गया है कोविड। उसके बावजूद भी मैं पूछना चाहूँगी, क्या कोविड के समय से लोग गुजर चुके हैं तो उनका एक माइंड सेटअप बन गया है, तो उनका ये कहना है कि अब जब हमने कोविड देख लिया तो फिर अब ये कौन सा वायरस है, क्या है, मतलब लोगों में जो डर है वो अब कम हो गया है ना। तो उससे निपटने के लिए मतलब क्या ये सही है, ये थिंकिंग लोगों की सही है? देखिए अभी जितने भी फ्यूचर में पहले होता था वर्ल्ड वार होते थे, अब जितने भी नए वायरस आएंगे वायरस ही इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे। तो वायरस की टेंडेंसी रहेगी। हम इंसानों की ये ड्यूटी है जी कि हम अपने आप को बचा के रखें, हम अपने परिवार को बचा के रखें। जब परिवार की बात आती है तो लोग अपने परिवार को बचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो एक हम पूरे भारत को अगर हम एक परिवार के जैसे समझते हैं तो हमें एक दूसरे के लिए थोड़े सतर्कता सावधानी बरतनी चाहिए। सर एक और सवाल कि क्या ये वायरस कोविड से भी ज़्यादा ख़तरनाक है? अभी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके नंबर्स अभी कम हैं। तो ख़तरनाक की स्थिति में बात की जाए तो ये पहले, क्योंकि इतने समय से इसको एक सिंपल वायरस के तौर पे शुरू से देखा गया है 2001 के बाद से, क्योंकि ये कम्युनिटी में रहता था और इसके डायग्नोस्टिक जांच करने की साधन भी लिमिटेशन थे। तो उसे एक नॉर्मल वायरस की तरह ट्रीट किया जाता था, नॉर्मल निमोनिया की तरह ट्रीट किया जाता था। बट यस, अगर समय के रहते अगर हमें ये पता चलता है कि इसके इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं तब बिल्कुल बेशक सतर्कता बरतनी चाहिए। आपने बोला कि सोशल डिस्टेंस रखना है, तो क्या ये वायरस भी भीड़ में फैलने वाला ही है? इसके भी लक्षण ऐसे ही है? ये वायरस भी ठीक कोविड की तरह फैलने की क्षमता रखता है। जी जी। बट अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, हर्ड इम्यूनिटी अपने आप में डेवलप करें, अच्छा न्यूट्रिशन रखें, तो इससे हमें फैलने की, ये वायरस को फैलने नहीं दिया जाएगा और कम से कम लोगों को इन्फेक्ट करेगा और अपने आप डिसअपीयर भी हो सकता है। आपने इम्यूनिटी की बात की, यानी कि जो कम इम्यूनिटी वाले लोग हैं वो सतर्क रहें। जब हॉस्पिटलाइज्ड रहते हैं जो मरीज़ होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, हॉस्पिटलाइज होने के बाद जब वो तत्काल रूप से डिस्चार्ज होते हैं तो उनके लिए ये कितना ज़्यादा मतलब घातक रहेगा? उनको इससे बचने के लिए क्या कुछ हाइजीन मेंटेन करना है सर? किस तरीके से रहेगा ये? तो बेसिकली अगेन हम जितने भी पेशेंट्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं उन लोगों को 2-3 चीज़ें ही ख्याल रखनी है। अच्छा भोजन खाए, समय पे खाए, पानी की क्वांटिटी डॉक्टर्स के बताए अनुसार लें, जो भी डॉक्टर्स आपको ट्रीट कर रहे हैं, खासकर उन पेशेंट्स जो हार्ट से, किडनी, लंग्स, स्ट्रोक, डायबिटीज़, कैंसर के पेशेंट्स हैं, इन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके परिवार वालों को विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो बाहर से जब भी आते हैं तो अपने साथ कुछ ना कुछ बैक्टीरिया या वायरस लेके आते हैं। सो अपने आप जब भी उन मरीजों से मिले या घर वालों से मिले तो उनको एक अलग से कमरे में रखने की सुविधाएं दें। साथ साथ बाहर से आने के बाद हाथ पैर को अच्छे से धोएं, अपने हाथ पैर को सैनिटाइज करें सो दैट वो इन्फेक्शन, बाहर के इन्फेक्शन वो मरीजों को घर पे ना हो। ओके सर, ये क्या इसके लिए भी वैक्सीन तैयार की जाएगी या की जा रही है, ऐसा कुछ जानकारी? आगे वर्तमान में बात करें तो अभी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है HMPV के लिए। और भविष्य में चांसेस हैं कि अगर ये इंसिडेंट्स बढ़ते हैं, अगर नंबर्स बढ़ते हैं तो तब उस वैक्सीनेशन का निजात किया जाता है। तो सर अभी जो मरीज़ अगर डिटेक्ट होते हैं तो उन्हें ठीक कैसे किया जाता है? क्या प्रिकॉशंस दिए जाते हैं उनको?
अभी जितने भी मरीज़ हैं उनको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है बेसिक एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, पानी की मात्रा, ये सबको मेंटेन की जाती है। अगर किसी को, क्योंकि सिम्टम्स के बेसिस पे ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे किसी को हेडेक, रनिंग नोज, सोर थ्रोट, मसल पेन है तो सिंपल एनाल्जेसिक्स या बाकी जो दर्द निवारक गोलियां हैं, दवाइयां हैं वो दी जाती है। और किसी को निमोनिया है तो निमोनिया के अनुसार उनका इलाज की जाती है। बट इसका स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिसिन अभी तक अवेलेबल नहीं है, उसकी भी रिसर्च चल रही है, अभी उसमें काफ़ी समय लगना है। सबसे पहले ये बच्चों में ही पाया गया है सर, तो क्या बच्चे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे इस वायरस से? क्योंकि मैंने जिस तरीके से बताया कि बार बार टीवी पे भी मतलब वो दिखाया जा रहा है, बहुत सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हाँ ये बच्चों में ज़्यादा डिटेक्ट कर रहे हैं, तो इसको लेकर एक जो लोग डरे हुए हैं बच्चों को लेकर, तो क्या ये पहले बच्चों को इफेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ है? देखिए, बच्चों में इंसिडेंस ज़रूर ज़्यादा पाया गया है, क्योंकि हम बड़े सेंसिटिव होते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को लेकर, बच्चों में सीरियस इलनेस को लेकर, सो दैट बच्चों में जांचें ज़्यादा हो रही है तो पता ज़्यादा चल रहा है। बट बच्चों, और दूसरा पार्ट ये है, बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी बनाने वाले जो सेल्स हैं, चाहे वो टॉन्सिलर सेल्स हो, चाहे वो स्प्लीन हो, वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं बने होते हैं। तो इसलिए 5 साल से कम उम्र के बच्चे ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखते हैं, क्योंकि जांचें भी ज़्यादा की जाती हैं तो ज़्यादा बच्चों में ये पाया जाता है। सो इसके लिए हमें बच्चों पे विशेष ध्यान देना भी चाहिए। हमने देखा सर कि कोविड जो था वो भी शुरू में लोगों ने बहुत लाइटली लिया कि मतलब एक या 2 केस हमें कोविड के देखने को मिले, लेकिन देखते ही देखते फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव तो बहुत ही ज़्यादा था, मतलब सभी के लिए, किसी ने नहीं सोचा होगा, वो सारी चीज़ें हमें सिखा गया सेकेंड वेव। थर्ड वेव भी आया, और उसी तरीके से क्या इस वेरिएंट की भी ऐसी हमें डरना चाहिए कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है? अगर हमने सतर्कता नहीं बरती तो क्या वो सारी चीज़ें हमें इस वायरस में भी देखने को मिल सकती हैं? देखिए, इसमें मैं 2 चीज़ें आपके टीवी के माध्यम से कन्वे करना चाहता हूँ। 2 अलग चीज़ें हैं, एक डरना और सतर्कता। जी। डरना तो नहीं चाहिए, सतर्कता बरतनी चाहिए जी। क्योंकि डरने से भी हमारे, अगर किसी को बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि कोविड में मैंने भी हज़ारों लोगों को ट्रीट किया, तो उस समय मैंने ये देखा जिन लोगों में डर ज़्यादा था वो हाँ, उनको सीरियस इलनेस काफ़ी ज़्यादा होने लगा और उसमें डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा थी। सो डरना नहीं है, हमें सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, तो हमें सतर्कता ज़रूर बरतनी चाहिए और डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। ख्याल रखना चाहिए। हमें सभी को मालूम है प्रिकॉशंस, प्रिवेंशंस के क्या प्रोटोकॉल है, क्या सिस्टम है। कोविड के समय छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग, सभी लोगों को ये चीज़ें पता थी जी। अगर भारत सरकार इस चीज़ को, इस वायरस को इम्पोर्टेंस दे रही है, रिसर्च बेसिस पे देगी, तब हमें बिल्कुल सतर्कता बरतनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। सर, इस बीमारी को डिटेक्ट कैसे किया जाता है? जांच कैसे होती है इसकी? किस तरीके से जांच की जाती है इसकी बीमारी की? देखिए, इसमें ये ह्यूमन मेटानिमोवायरस की खास बात यह है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही मल्टीप्लाई होता है, बॉडी के दूसरे ऑर्गन में मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो ये इसको हम जनरली थ्रोट स्वैब के जरिए, यानी कि गले से एक थोड़ा स्वैब लेते हैं, सैंपल लेते हैं और उसका RT-PCR कराते हैं, या मल्टीप्लेक्स PCR होती है इसकी, तो उसके जरिए हम ये वायरस को आइसोलेट करके पता करा जा सकता है। तो इससे हमें जानकारी मिल जाती है। वायरस का कल्चर वगैरह के अभी तक कोई हुआ नहीं है और ये सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए है, कल्चर करना। पर RT-PCR जैसे कोविड का किया जाता है, वैसे ही इसका भी RT-PCR अलग से होता है। आपके सेंटर में किस किस तरीके की सुविधा है इन सारी जांच को करवाने के लिए? क्या लोग आकर इजीली उसकी जांच करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे सेंटर में बिकॉज इस वायरस के जो लक्षण होते हैं, सर्दी, खांसी, हेडेक, उसके साथ साथ बॉडी पेन, निमोनिया के लक्षण, लंबी समय तक खांसी आना और ज़्यादा डल पड़ जाना, डिहाइड्रेशन होना, ये सारे फीचर्स होते हैं। तो इसमें RT-PCR की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है और उस फैसिलिटीज़ के ज़रिए हम डिटेक्ट किया जा सकता है तो किस प्रकार का वायरस है, क्या ये HMPV है कि कुछ और वायरस है, ये भी पता चल सकता है।
HMPV वायरस के बचाव और सुझाव क्या हैं सर? बचाव, सतर्कता, सावधानी और अपने हैंड हाइजीन मेंटेनेंस को ध्यान रखें, उससे हम बिल्कुल बचा जा सकता है। और सुझाव ये है, अपने हेल्थ पे ध्यान दें, गुड न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक एज़ पर डॉक्टर एडवाइस जो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज हैं, प्लस जो लोग हेल्दी हैं उन लोगों को अच्छा खाना खाना है, बाहर का जंक फूड्स को अवॉइड करने हैं, प्लस हाइड्रेशन मेंटेन करना है। इससे हम काफ़ी हद तक बच जाएंगे। सर एक सवाल और कि सबसे ज़्यादा बच्चे अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो स्कूलों में रहते हैं। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे अपना ज़्यादा समय बिताते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जितने भी स्कूल हैं अब उन्हें अलर्ट होना चाहिए? अलर्ट होने के साथ साथ उन्हें हाइजीन मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। अगर बनाई जानी चाहिए तो वो क्या होनी चाहिए और किस तरीके से स्कूल के सारे मैनेजमेंट को इसके लिए रेडी रहना चाहिए? आपकी तरफ से क्या सुझाव? क्योंकि खासकर ये इन्फेक्शन 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है, तो खासकर प्ले स्कूल में ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई बच्चा एक सिंपल सर्दी खांसी बुखार लेके आया है या फिर वो ट्रैवल करके आया है, खासकर जो एरिया में नए इन्फेक्शन डिटेक्ट हुए हैं, तो उन बच्चों को आइसोलेट करने की कोशिश करें और हैंड हाइजीन, वाटर इनटेक, न्यूट्रिशन पे पूरा फोकस रखें। और 5 साल के ऊपर के बच्चों को ये होने के चांसेस कम रहते हैं, बट जो लोग एयर ट्रेवल करके आ रहे हैं और उन लोगों को ये इन्फेक्शंस हैं, खासकर ऐसे एरिया जैसे पुडुचेरी, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट, गुजरात एंड चेन्नई, तो उन लोगों को खासकर ध्यान रखना है कि अगर ऐसे लक्षण आते हैं, सर्दी होना, सर दर्द, गले में दर्द, बदन में दर्द, बुखार और खांसी, तो उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर्स के पास जाएं, जांच कराएं, इलाज कराएं और जितने भी प्रिकॉशंस हमने बताए उस सब का पालन करें। सर अगर मैं बात करूं प्रिकॉशंस की, जिस तरीके से आपने बात कही, साइंटिस्ट लगातार रिसर्च कर रहे थे जब कोविड का समय था, और मैं जानना ये चाहती हूँ कि एकदम से कोविड आया और अब एकदम से ये नया वायरस, तो ये हो क्यों रहा है सर? मतलब ऐसा क्या हो गया है कि अचानक से एक के बाद एक ऐसे वायरस बाहर से आते चले जा रहे हैं? जिस तरीके से यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि यहाँ से कोई वायरस हम बाहर की ओर भेज रहे हैं, हमेशा बाहर से ही ये वायरस आते हैं, तो क्यों आते हैं? क्या इसके ऊपर कोई निगरानी नहीं रखी जाती? क्योंकि जितने भी हमारे अगर सराउंडिंग्स की बात करें, पूरे वर्ल्ड वाइड बात करें, तो मिलियंस ऑफ मिलियंस वायरस एंड बैक्टीरियाज हैं। और इस बैक्टीरियाज और वायरस में, वायरस की जो टेंडेंसी होती है खासकर RNA बेस्ड वायरस में 2 टाइप के होते हैं, DNA बेस्ड, एक RNA बेस्ड। सो RNA बेस्ड जो वायरस हैं जी, उन लोगों में, उस वायरस में खासकर जो म्यूटेशंस होते हैं, वो म्यूटेशन काफ़ी तीव्र गति से होते हैं और साल भर साल चेंज होते रहते हैं। हमारे लाइफस्टाइल जिस तरीके से बदलते जा रहा है, पहले भी वायरस थे, 100 साल पहले भी वायरसेस थे, बट उस समय हमारी लाइफस्टाइल वैसे थी, हमारी फिजिकल एक्टिविटी इतनी अच्छी थी, डाइटरी हैबिट्स हमारी इतनी अच्छी थी, फूड इनटेक सब कुछ अच्छा था जी, लो रिसोर्सेज में भी अच्छा था। अभी रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए हैं और हमारी डाइटरी क्वांटिटी बढ़ गई है, क्वालिटी डिटोरिएट हो गई है, कम हो गई है, ख़राब हो गई है। इसकी वजह से हमारा शरीर वीक हो रहा है। सो ऐसे वायरस जल्दी अटैक करते हैं। सो जिन लोगों की इम्यूनिटी कम रहती है तो उन लोगों में ज़्यादा करता है। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जो एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उन लोगों को ये वायरस के इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। जो लोग खुश रहते हैं जी जी, उन लोगों को ये वायरस के इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ये आपने इतना सब कुछ बता ही दिया, तो एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सर आप ये भी लोगों को बता दीजिए कि आज की समय में ज़्यादा से ज़्यादा जब हम अपने सामने अपने खाने की थाली लेते हैं तो उसमें क्या सही और क्या कम, मतलब क्या ज़्यादा और क्या कम मात्रा में होनी चाहिए? इसमें मैं बेसिक चीज़ें ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी हमारे जो फूड हैबिट है, पर खासकर यंग जनरेशन्स को, क्योंकि बाकी एज ग्रुप के हिसाब से तो डाइट की क्वांटिटी बदल जाती है, यंग जनरेशन्स के लिए जब भी हम ब्रेकफास्ट खाएं, ब्रेकफास्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लंच उसका हाफ़ होना चाहिए, डिनर उसका भी हाफ़ होना चाहिए।
जिनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जी। और बीमारी भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल वालों की ज़्यादा होती है। ओके, हाँ जी, यस। फिजिकली जो एक्टिव रहते हैं उन लोग की बीमारी भी कम होती है। तो हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल और यंग जनरेशन, सो उसमें बेसिकली स्प्राउट्स, सलाद, फ्रूट्स के फॉर्म में ब्रेकफास्ट ज़्यादा लें, राइस, दाल, सब्जी अच्छी क्वांटिटी में आफ्टरनून में लें। रात का जो डिनर होगा वो सोने से कम 4 घंटा पहले खाएं और उसकी क्वांटिटी कम रखें और सुबह एक्सरसाइज करें। इससे 100% बीमारी आएगी भी तो आके निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। एक अंतिम सवाल सर, लो इम्यूनिटी और ज़्यादा इम्यूनिटी का आपने जिक्र किया, और ये बीमारी, ये वायरस जो है, जो कम इम्यूनिटी के लोग हैं उन्हें डिटेक्ट करती है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी भी कम है। तो इम्यूनिटी बॉडी की बढ़े, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सही मात्रा में क्या खाना आवश्यक है, क्या चीज़ बॉडी में कम नहीं होनी चाहिए? तो आज भी इम्यूनिटी किससे बढ़ती है? जैसा कि हमने कोविड काल में देखा कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी एक दवाई आ रही है, तो आयुर्वेदिक दवाई अलग हो रही है, जड़ी बूटी अलग दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं सर इम्यूनिटी के लिए, या फिर हमें कुछ और अपनाना चाहिए? हमारे नेचर में इतनी सारी ईजिली अवेलेबल चीज़ें हैं जिसको सही मात्रा में सही ढंग से की जाए तो हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी जी। कहीं कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने सही मात्रा में एक्सरसाइज की है, 1 घंटे का एक्सरसाइज करिए। वाटर इनटेक एडल्ट्स के लिए जिनको बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं है उन लोगों को 3 से 4 लीटर पानी पीनी है जी। फूड का क्वांटिटी बहुत वाइजली चूज़ करें। ओके। क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों। जी। बाहर का खाना बंद करें। मैं नहीं कहता कि पूरी तरह से बंद हो जाए, बट एटलीस्ट हफ्ते में 6 दिन तो आप घर का खाना खाएं, अच्छा एक्सरसाइज करें, वाटर इनटेक अच्छा रखिए। इसमें ही 99% इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ओके। एक्सरसाइज, गुड फूड हैबिट, मोर देन इनफ, और अच्छा स्लीप। आज का स्लीप का बहुत बड़ा रोल है इम्यूनिटी को कम करने में। तो स्लीप एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स का स्लीप होना चाहिए। अगर उतना स्लीप है और रेगुलर होना चाहिए, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। ये नहीं कि हम रात को 3 बजे सो रहे हैं, नेक्स्ट डे 9 बजे, सुबह 9 बजे, 10 बजे उठ रहे हैं। सो अगेन स्लीप इरेगुलरिटीज़ की वजह से भी इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ डॉक्टर बालाकृष्णा, जिनसे हमने नए वायरस HMPV के बारे में बात की। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जिन लोगों में इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ऐसे लोगों को ये वायरस पहले डिटेक्ट करता है। इससे क्या बचाव है और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बूस्ट करने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए हैं कि किस तरीके से एक्सरसाइज करके, सही खाना खा के, सही समय पे खा के और एक अच्छी समय के हिसाब से नींद लेकर हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और आने वाले समय में HMVP जैसे वायरस के साथ भी लड़ सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। थैंक यू।